हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र कक्षा 7 पाठ 1 हमारा संविधान। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने देश के संविधान के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। बच्चों, ये शब्द आपके लिए नया होगा। अगर आपने पिछली कक्षा में ध्यान से ना पढ़ा होगा तो आपके लिए ये शब्द नया होगा। लेकिन हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, क्या इसकी आवश्यकता है। चलिए बच्चों, हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं पढ़ाई की। और आप लोग ध्यान लगा कर पढ़ रहे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए बच्चों, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था बच्चों? अंग्रेजों का। किसका था? अंग्रेजों का। आजादी के पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और उन्हें कौन लागू करेगा। भारत का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं। किसी देश के किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया। भारत के लोगों का स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके, इस बात के लिए उन लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। देखिए बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है संविधान में साइन कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। इतने बड़े देश के लिए यह बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला नहीं कर भी नहीं सकता था। बच्चों, इतने बड़े देश के लिए संविधान एक व्यक्ति नहीं बना सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों, महिलाओं यानी सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई, जिसमें 389 लोग थे, जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कितने लोग थे बच्चों? हमारी संविधान सभा में कितने लोग थे? 1946 में चुनी गई संविधान सभा में 389 लोग थे। एक कम नहीं तो 390। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजनी नायडू। कौन थे बच्चों? सरोजनी नायडू। और विजया लक्ष्मी, पंडित मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.बी. कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बच्चों बनाई गई थी। प्रारूप समिति मतलब जो भी नियम कानून बनते थे उसको, प्रारूप का मतलब एक रूप देना, उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखना और उसको लिखना, क्रमबद्ध तरीके से लिखने के लिए, उसको लिखने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। क्योंकि बच्चों, संविधान सभा में प्रतिदिन एक एक कानून, एक एक चीज पे चर्चा होती थी। उस चर्चा को होने के बाद सभी लोग एक मत से उसको पास करते थे। फिर उसको एक जो है प्रारूप समिति के बाद पास उसको भेजा जाता था। फिर वो प्रारूप समिति उसको लिख करके एक क्रमबद्ध तरीके से रखती थी। फिर उस पे जो है डॉक्टर राजेंद्र जी के साइन होते थे, क्योंकि वो अध्यक्ष थे। इस सभा के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, दोनों हाथों से लिख लेते थे। बताइए, एक बार इनके बारे में बताते हैं कि एक बार ये परीक्षा दे रहे थे। उस परीक्षा में लिखा हुआ था कि निम्न प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न कीजिए बच्चों। लेकिन ये इतने बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति थे कि इन्होंने उन सभी प्रश्नों को कर दिया और ऊपर एक नोट जमा दिया कि कृपया एग्जामिनर महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा हल किए गए समस्त प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न सॉल्व कर लीजिए आप।
संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं बच्चों, बताओ? इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। कहाँ बच्चों? लंदन गए थे ये लोग गोलमेज सम्मेलन में। वे मानते थे दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिससे फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। बच्चों आज भी हैं। आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, वह अपने मन से काम नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, कोई भी पद हो लेकिन वो अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहां तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां एक संविधान होता है और संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। हमारा संविधान, भारतीय संविधान विश्व का बच्चों सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब बच्चों हमारा संविधान 1946 में शुरू हुआ बनना और 1948 जब 2 साल 11 महीने के बाद जब बन करके वो तैयार हुआ बच्चों, तो उसमें 22 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बच्चों संविधान हमारा बटा हुआ था? 22 भागों में। 295 उसमें अनुसूचियां थी और अनुच्छेद थे। 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। अनुच्छेदों की भी संख्या बढ़ी है लेकिन अनुच्छेद 395 ही है। उनमें संशोधन बच्चों कितने में? संशोधन। आइए जाने हम अपने संविधान के बारे में। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। हमारे संविधान को समझने के लिए पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें जो निम्नलिखित है। बच्चों हमारे संविधान से पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना लिखी गई। संविधान की प्रस्तावना से हम संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। प्रभुत्व संपन्न राज्य। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या बच्चों? ऐसा राज्य जो आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। भारत की सरकार आंतरिक एवं बाह्य मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। क्या मतलब है इसका बच्चों? भारत की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक राज्य कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहते हैं। मतलब गणराज्य का मतलब क्या बच्चों? भारत का जो राजा है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो वंशानुगत नहीं है। वो क्या है? चयनित है। उसका चयन होता है, चुनाव होता है, इसलिए एक गणतंत्र राज्य है। एक शब्द और आया, वो पंथ निरपेक्ष। क्या है बच्चों? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? कि राज्य का कोई धर्म नहीं है बच्चों। राज्य सभी धर्मों के प्रति उदासीन है। राज्य की नज़र में प्रत्येक धर्म को मानने वाला व्यक्ति समान है।
राज्य किसी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, वरन सभी धर्मों का समान आदर करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। मानव अधिकार क्या होता है बच्चों? मानव अधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं। मानव के अधिकार क्या है? जन्म से ही प्रारंभ होते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक, जाति या धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। कब बच्चों? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मौलिक अधिकार बच्चों क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे गांव, फंडामेंटल राइट, हमारे गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में सभी छोटे बड़ों से अपनी बात कहते रहते हैं। ऐसे ही देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से कुछ ही अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं। बच्चों, हमारे संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संशोधन करके 7वें मौलिक अधिकार, जिसे हम लोग संपत्ति का अधिकार भी कहते हैं, उसको हटा दिया गया था। अब बच्चों हमारे जो है सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। बच्चों, पहला क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। बच्चों, समानता का मतलब कि राज्य हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, विशेष जाति का होने के आधार पर, धर्म का होने के आधार पर, सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों, सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत, अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को जोड़कर अन्य सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो बच्चों, समानता का अधिकार हो गया। दूसरा बच्चों क्या है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका बच्चों? स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब हर व्यक्ति को बोलने का स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। ठीक है। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। बच्चों, हमारा संविधान कहता है कि आप शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकते हैं। देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला आप देखते हैं जो क्या है? भारत के नागरिक को कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कार्य कर सकता है। दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जीवन जीने की निजी स्वतंत्रता। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीने का अधिकार है, कोई भी उसकी जान नहीं ले सकता। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति जब कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है और जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक उसे जेल की सजा नहीं हो सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना भी हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार बच्चों। शिक्षा का अधिकार क्या है बच्चों? वर्ष 2002 में
संविधान के 86वें संशोधन कौन से 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है या कर्तव्य है। वर्ष 2002 संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा, बच्चों 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा छोड़ दी गई। चलिए बच्चों अगला पढ़ते हैं। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 1909 RTE 2009 पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार का कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है बच्चों? शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है? इस अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक काम छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही बेगार लेने की रोक है। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। बंधुआ मजदूरी की प्रथा में मजदूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि उसे मजबूर होकर एक ही जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है। नन्हा रामू, नन्हा रामू। राम कुमार के पास छपाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज काटने वाली मशीन थी। उसमें प्रेस में 14 साल के एक बच्चे रामू को हेल्पर की नौकरी पर रखा गया था। एक दिन राजकुमार ने रामू से कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज काटने वाली मशीन की सफाई कर देना। रामू जब रात में उस मशीन की सफाई कर रहा था तो धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगलियां कट गईं। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखाने के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराकर उसकी जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस मालिक राजकुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से कर दी, जहां उसे बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई। क्या तुम जानते हो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 3 महीने से 1 साल तक की कैद हो सकती है। 10,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने थाना क्षेत्र, स्वयं प्रवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट कोर्ट में की जा सकती है। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त का दोपहर भोजन, किताबें, बैग, ड्रेस के साथ ही निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः माता पिता का यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें। बच्चों हमारा चौथा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। बच्चों चौथा हमारा, भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहारों को कितने आनंद के साथ मनाते हैं। बच्चों हमारा पांचवा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने और अपनी भाषा एवं संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार है। बच्चों हमारा जो लास्ट का जो मौलिक अधिकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग, तो बच्चों ये जो हमारा अंतिम मौलिक अधिकार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है बच्चों, जो हमारे जो ऊपर के जो 5 अधिकार हमें मिले हुए हैं, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इन अधिकारों में अगर कहीं हनन हो रहा है, धर्म की उपासना का अधिकार, इनमें अगर हनन हो रहा है, मतलब इन्हें कोई हमें परेशान कर रहा है, कोई हमें दिक्कत हो रही है कि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। अब लोकहित का बच्चा मुकदमा क्या होता है? जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। संविधान में जहां नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपातकाल की भी व्यवस्था है। देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्र हित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं। मतलब क्या होगा बच्चों इसका, कि आपातकाल या इमरजेंसी के दौरान हमारे मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, उनमें रोक लगाई जा सकती है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या चीज़ है बच्चों, समझते हैं इसको। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सरकार जो भी नीतियां बनाएगी, जो भी कानून सरकार बनाएंगे, उनके लिए कुछ निर्देश हैं, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसकी लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्नवत दिए गए हैं। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन, उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो। बच्चों के अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले। नीतियां ऐसी हों जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले। स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। ऐसी नीतियां न बनाई जाएं जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। सभी पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने की नीति बनाई जाए। किसी को भी ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो। निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करना। राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करे। बच्चों हमको मूल अधिकार तो मिले हैं, लेकिन बच्चों अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान ने हमारे उन कर्तव्यों की ओर इशारा भी किया है, और प्रत्येक भारतीय का ये जो है धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 का बच्चों 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए उसका पालन करे। भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।
भारतीय संस्कृति के गौरव को समझे और उसका सम्मान करे। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पालक को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 13 है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। चलिए बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोग करते हैं। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों को देख लीजिए, क्या है इस पे। बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में सही उत्तर सामने विकल्प के सामने गोले को काला कीजिए। बच्चों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि भीमराव अंबेडकर थे कि सरोजिनी नायडू की भी काम, बताइए कौन थे। बच्चों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बच्चों, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो 6 हैं। कितने हैं, 6। बच्चों आगे देखते हैं संविधान सभा के बारे में क्या कहा गया। बच्चों को छोड़ दीजिए, इसको देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद बड़े प्रश्न बाद में करेंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर BR अंबेडकर जी। कौन थे बच्चों, डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या है, संविधान सभा के भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने कर्तव्य दिए गए हैं बच्चों, 11। कितने बच्चों, 11। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, 11 है। कितने बच्चों, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक बच्चों कहाँ जा सकता है, मौलिक अधिकार अगर आपके हनन हो रहे हैं तो हम कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय। कहाँ बच्चों, उच्च न्यायालय। कहाँ सकते हैं बच्चों, उच्च न्यायालय, ठीक है बच्चों। इसके आपस में कर्तव्य और जो है अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट वर्क बच्चों क्या है, अपने आस पड़ोस में जाकर पता कीजिए 14 साल से कम आयु के कितने बच्चे मजदूरी करते हैं। यह भी पता कीजिए कि वे किस प्रकार काम करते हैं और उनमें से कितने बच्चे विद्यालय में इस अनुभव को विद्यालय में साझा करें। चलिए बच्चों, हम लोग अपने बड़े प्रश्नों को करते हैं। बच्चों, हमारा बड़े प्रश्न कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो हमारा संविधान अभ्यास प्रश्न हमारा बच्चों, पहला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोली को काला करना है बच्चों। तो हमारा बच्चों पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों हमारा है, मौलिक अधिकारों की संख्या है बच्चों, क्या संख्या है मौलिक अधिकारों की बच्चों, मौलिक अधिकारों की बच्चों हमारी संख्या है 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संविधान सभा के बारे में बच्चों लिखना, संविधान सभा के बारे में लिखिए। तो बच्चों लिखिए सब लोग, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया, जिसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका क्या आशय है? भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई और इसमें सभी धर्मों का समान आदर किया गया है। भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ गणराज्य भी है। स्पष्ट कीजिए। हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी हैं? उत्तर, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यह अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर, सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में भी सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी हैं? नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के, रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात सुरक्षा आदि। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई अंतर बताइए। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा करने का अधिकार है बच्चों, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया सकता, अर्थात उसके खिलाफ आप मुकदमा नहीं कर सकते। संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो बच्चों 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला है धर्म की स्वतंत्रता, दूसरा क्या है सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार, और तीसरा है बच्चों समानता का अधिकार। संविधान में दिए गए किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। संविधान में दिए गए 2 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी अपना एक संविधान है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः हमारे देश के लिए संविधान अति महत्वपूर्ण है। बच्चों इस प्रकार हमारा जो है ये पूरा हो गया बच्चों। इस प्रकार बच्चों हमारा पहला पाठ कक्षा 7 का नागरिक शास्त्र का पूरा हो गया बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।